मोदी जी की बौखलाहट इशारा कर रही है कि भाजपा की हालत पतली है। सारे उनके फर्जी जो भौकाल चल रहे हैं वो सब डूब रहे हैं। फर्जी भौकाल के गुब्बारे धीरे धीरे फूट रहे हैं। जिस तरह से बौखलाहट मोदी जी के बयानात में नजर आ रही है, साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा चटक कर बिखर रही है। पहले मोदी जी खुल्लम खुल्ला ऑन स्टेज ऑन रिकॉर्ड मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं, जैसे कि ये वोट जिहाद कर रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, आपका पैसा मुसलमानों को देना चाहते हैं। इस तरह की घिनौनी और गिरी हुई बात मोदी करते हैं। फिर उसके बाद अचानक से पता नहीं क्या होता है, अगले दिन गोदी मीडिया की रूबिका लियाकत को कहते हैं ये मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। हजरात, ये रूबिका लियाकत का बयान ज्यादा पुराना नहीं है। उसके बाद जब मोदी की जमकर आलोचना होने लगी तो मोदी जी ने कई पत्रकारों का नहीं मैंने कब बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला कि वो बोला, मैं बोला क्यों। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अगले दिन पलट गए और उसके बाद पता नहीं फिर कौन सा क्या दर्द उठा कि मोदी जी फिर से कांग्रेस को लपेटते लपेटते एंटी मुस्लिम बयान देने लगे। कह दिया कि ये मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है, आपके घरों को बेचकर ये मुसलमानों को अपने वोट बैंक को दे देंगे। मतलब जिस बात का कोई तुक नहीं, वो बेतुकी बात प्रधानमंत्री किस खौफ में कर रहा होगा, देखिए हेड। इनका मैनिफेस्टो देखिए, ऐसा लगता है जैसे मुस्लिम लीग के दबाव में तैयार किया। ये लोग खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो में लिखा है अब सरकारी टेंडरों को धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। ये स्पोर्ट्स टीमों में भी धर्म के आधार पर सिलेक्शन करना चाहते हैं। ये देश के बजट को धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। और यही नहीं, कांग्रेस के शहजादे आपकी संपत्ति का एक्सरे कराकर आपके घर पर छापा मारकर आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। और ये पिछले कई वर्षों से ऐसा करते भी आ रहे हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे, 2014 में चुनाव की घोषणा होने के समय वोट पाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो रिमोट वाली सरकार चलती थी, मैडम सोनिया जी सरकार को पीछे से चलाती थी, उन्होंने वोट बैंक के लिए वोट जिहाद करने वालों से सौदा किया। और सौदा किया, वो कांग्रेस को वोट देंगे, बदले में कांग्रेस क्या देगी? दिल्ली के लोगों की संपत्ति, हिंदुस्तान के लोगों की संपत्ति, भारत की महान विरासत, 123 प्रॉपर्टी। पूरी हेड स्पीच है, मुसलमानों के खिलाफ क्लियर स्पीच है। लेकिन मोदी जी सोते हैं फिर उठते हैं। अब इनके अंदर का कोई और जाग जाता है। डबल पर्सनालिटी। अब ये पीटीआई पे जाके बैठते हैं, कहते हैं मैंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, मेरी ये नीति नहीं है। कोई इस लेवल का झूठा कैसे हो सकता है दोस्तों? देखिए तो सही। आपने कांग्रेस को अटैक किया, लेकिन इसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ में एक घबराहट फैल गई है आपके बयानों की वजह से, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैंने माइनॉरिटी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है। मैं कांग्रेस के वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ बोल रहा हूँ। कांग्रेस संविधान के खिलाफ काम कर रही है, इस पर मैं बोल रहा हूँ। भारत के संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, इंक्लूडिंग पंडित नेहरू ने, धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं होगा, इस संविधान सभा ने तय किया है। अब आप उससे मुकर रहे हो, ये एक्सपोज करना मेरी जिम्मेवारी है। उस समय संविधान सभा में तो कोई मेरी पार्टी के लोग थे ही नहीं, देश के विद्वत जनों की सभा थी, उन्होंने निर्णय किया था।
माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी कभी भी माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है, आज नहीं, कभी भी नहीं है। लेकिन हम वे लोग तुष्टीकरण के रास्ते पर चलते हैं, मैं संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलता हूँ। उनका अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, मेरा सबका साथ सबका विकास का पॉलिटिक्स है। हम लोग सर्वपंथ संभाव में विश्वास करते हैं। हम बेसिकली सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हम किसी को स्पेशल सिटीजन मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ मोदी जी ये बोलते हैं, फिर अगले दिन एक और वीडियो आता है जिसमें वो वोट जिहाद की बात करते हैं। अल्टा पलटी देखिए। 24 के कुरुक्षेत्र में आज एक और देश का विकास है, दूसरी ओर वोट जिहाद है। हरियाणा की जनता जनार्दन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब एक तरफ विकास की बात है, दूसरी तरफ वोट जिहाद की बात है। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जिस इंसान की खुद की कोई जुबान ना हो, जिसकी खुद की जुबान पर खुद भरोसा ना हो, वो आपसे कह रहा है कि भाई बहना आप हम पर भरोसा कीजिए। करेंगे तो फिर ठीक है, आप भी वही हो गए गधे और आप में कोई फर्क थोड़ी ना है। अब एक बात क्लियर समझ लीजिए, गोदी मीडिया के चैनल ये भाड़गिरी कर रहे हैं। इनके पास टेंडर है कि मोदी की रैली में भीड़ दिखानी है, तो इनका कैमरा भीड़ की तरफ जूम करके दिखाता है और चैनल पर बड़े बड़े टैगलाइन चलाए जाते हैं। कोट पैंट पहनकर इनके पत्रकार और जर्नलिस्ट और एंकर इतना चीखते हैं कि आपको लगता है कि 400 पार नहीं भाई साहब, ये तो 800-900 पार ले आएगा मोदी। समझ रहे हैं आप? ये टेंडर दिया गया है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि विपक्ष की रैलियों में टेंट तक, बैरिकेड तक टूट जा रहे हैं, इतनी भीड़ पहुंच रही है। और योगी, मोदी और अमित शाह की रैलियों में सीटें खाली पड़ी हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में अमित शाह जी पहुंचे, विपक्ष को निशाना बना रहे थे, थक ही नहीं रहे थे। लेकिन जब कैमरा किसी व्यक्ति ने पीछे घुमाया तो कुर्सियां खाली नजर आई। ये असलियत है, ये है बीजेपी की बौखलाहट की वजह। वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह मतदान करना, गर्मी है, कमल के निशान पर इतना गुस्से से बटन दबाना कि 1 तारीख को केजरीवाल को याद रहे बिहार में वापिस आना। आप सभी को आदरणीय रामवीर सिंह बिदूरी जी से निवेदन करूंगा कि हमारे भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी का बुके देकर स्वागत करेंगे और बड़ी मात्रा से हमारे तमाम नेताओं में कांग्रेस को लेकर बौखलाहट और डर नजर आ रहा है। मेरे दोस्तों, एक हकीकत आपको बताऊं, अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान और खुद प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान, गृह मंत्री हिंदू मुसलमान, ये नफरत स्टेज से ना फैलाते तो उनका दबदबा बना रहता। ये फैक्ट बता रहा हूं। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने हिंदू मुसलमान अपने मुंह से करना शुरू कर दिया, कांग्रेस का दबदबा बन गया। सब समझ गए कि इनकी लंका लगी पड़ी है, भाई साहब नींद उड़ी पड़ी है। ठाकुर तो ठाकुर काम से कियो। ठाकुर जी की बौखलाहट से, हिंदू मुसलमान से पता चल गया सबको कि इस बार सूपड़ा साफ हो सकता है, कांग्रेस वापस आ सकती है। अब हाँ भैया, सोच के देखो, योगी जी का तो और बुरा हाल है। उनका इतना बुरा हाल है, उनके अंदर का जो मुसलमानों का खौफ है वो फड़फड़ा रहा है। अब उनको पता है कि कुछ नहीं कर सकते, उनको पता है हमने कुछ नहीं किया, उनको पता है कि हमें वोट नहीं मिलने वाला है,
तो हिंदू मुसलमान वो खुद भी खेल रहे हैं। महाराष्ट्र में जाकर बयान दिया है उन्होंने, हिंदुओं के बीच कहा है कि उत्तर प्रदेश में तो दंगा ही नहीं होता, और उन्होंने कहा कि वो अजान की जो शोर जो आता था उससे भी बहुत जल्द निजात मिल जाएगा। मस्जिदों से माइक उतर चुके हैं। ये सारी कानून विरोधी बातें की हैं, लेकिन चुनाव आयोग की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि इस पर कोई कार्रवाई हो जाए। लेकिन आप इस बयानों से अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी के खैमे में कितनी बौखलाहट होगी। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में सारा अतिक्रमण समाप्त हो गया। अब वहां दंगा का कोई सोचता ही नहीं है। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। बौखलाहट, बौखलाहट है भाई साहब। और बौखलाहट इतनी कि योगी जी के बयान पे तो अब पूरा देश हंस रहा है। उन्होंने दिल्ली को लेकर बयान दिया और उनके उस बयान से सब हंस रहे हैं। उनके खुद के पार्टी के लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि यार ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया यार, इतना थोड़ी ना अंधेर नगरी है, जनता अंधी है, अपाहिज थोड़ी ना है दिमाग से। दोस्तों कह रहे हैं कि दिल्ली नरक बन गया है, दिल्ली में कुछ सुविधा नहीं है। आप कभी दिल्ली गए हैं? मैं गया हूं। दिल्ली जाइएगा, लोकल सो लोकल इलाके में 24 घंटा बिजली, 24 घंटा पानी, बेहतरीन सड़कें, सारी सुविधाएं, बेहतरीन अस्पताल, स्कूल बेहतरीन। ये केजरीवाल की तारीफ नहीं, ये फैक्ट बता रहा हूं जो हुआ है, जो हुआ है। जो दिल्ली में रहते हैं गवाही कमेंट में दे देंगे। और बौखलाहट में योगी जी जनता को बिल्कुल अंधा, बहरा, गूंगा और पागल समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो नर्क बना दिया है। तो मुझे एक बात याद आई कि जो नाली के कीड़े होते हैं उनको आप नाली से निकालिए, उनको धोइए, साफ कीजिए और किसी अच्छी साफ सुथरी जगह पर आप उनको डाल दीजिए। तो वो जो नाली का कीड़ा अब साफ हो गया है और वो साफ जगह पर है, उसको वो साफ जगह नरक लगेगी, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी नाले में गुजरी है। तवज्जो है? तो उसको मजा नाले में ही आएगा। तो वो निकल के आजमा लीजिएगा, वो वापस नाली का कीड़ा निकल के नाली में जाएगा और उसको नाली में ही ऑर्गेज्म आएगा। कितना अच्छा लग रहा है। अब दुनिया जानती है कि वो नाली है गंदगी, और वो साफ जगह थी जहां वो पाक साफ था, अच्छी जगह रह रहा था। आप समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो अगर किसी को दिल्ली में सुविधा नजर नहीं आई और दिल्ली जैसी बेहतरीन सुविधा वाला शहर होने के बावजूद किसी को नरक दिख रहा है, तो एग्जाम्पल आपके सामने दे चुका हूं। दिल्ली को इस आम आदमी पार्टी ने नरक बना के रख दिया है। न यहाँ सफाई होती है, न जनता को बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं, न यहाँ पर इस सरकार के द्वारा कोई विकास का एजेंडा है। केवल कोरी झूठी घोषणाएं करते हुए नित नए भ्रष्टाचार के मामलों में आम आदमी पार्टी ने पूरी राजनीति को और अपने आका, अपने गुरु अन्ना हजारे को भी धोखा देने का काम किया है। ये वही लोग हैं जब दिल्ली मेरठ 12 लेन के एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य हुआ था, दिल्ली की आम आदमी सरकार ने कहा कि हम कोई सहयोग नहीं करेंगे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने मना किया। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को, मोदी जी को, गडकरी जी को कोर्ट में जाना पड़ा। फिर कोर्ट को कहना पड़ा कि सरकार पैसा दे। भारत सरकार ने कहा पैसा हम देंगे, ये सहमति तो दे, लेकिन उन्होंने अपना शेयर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। ये रैपिड रेल बन रही है। मुझे याद है 2017 के पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी 4 घंटे में तय होती थी। आज रैपिड रेल बनने के बाद मात्र 45 मिनट में आप इस दूरी को तय कर सकते हैं, मोदी जी के कारण।
लेकिन रैपिड रेल के लिए भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने रोड़े अटकाए थे। सरदेव अटल जी के समय में भाई साहब, इतनी बौखलाहट योगी आदित्यनाथ जी और दूसरे नेताओं में देखी जा रही है कि इन्हीं बौखलाहट की वजह से, इन्हीं के बयानों की वजह से अब दूसरे लोग और इनके खुद के लोग समझ चुके हैं कि ठाकुर तो गयो। अब योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, हिंदुओं का आरक्षण छीन नहीं दिया जाएगा। अरे बाबा, ए बाबा, कोई भी मुसलमान आपसे आरक्षण क्या कुछ नहीं मांग रहा। हकीकत यह है कि पूरे हिंदुस्तान में भारत के मुसलमान सिर्फ अमन मांग रहे हैं, चैन मांग रहे हैं, शांति मांग रहे हैं, प्यार मांग रहे हैं, मोहब्बत मांग रहे हैं, सुकून मांग रहे हैं। देने वाला अल्लाह है। तुम्हारी क्या औकात कि मुसलमान को कुछ तुम दोगे? कोई औकात नहीं है तुम्हारी। तुम तो वो खुद थे जो कल तक पार्लियामेंट में रोया करते थे मुसलमान को तुम क्या दोगे। इस वक्त भारत का मुसलमान दंगा नहीं चाहता, फसाद नहीं चाहता, लड़ाई नहीं चाहता, टकराव नहीं चाहता। वो देश की तरक्की चाहता है, वो देश में माहौल अच्छा चाहता है। मुसलमान ई रिक्शा चला के खुश, मुसलमान फल फ्रूट की ठेली लगा के खुश, मुसलमान ऑटो चला के खुश, मुसलमान प्राइवेट सेक्टर में जॉब करे खुश। अरे मुसलमान तो जो मर्जी करके अपना पेट पाल लेगा, क्योंकि उसको पता है हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। तुम्हारी क्या बिसात औकात जिसको जीतने के लिए हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है, जिसको खुद का कल का नहीं पता, वो मुसलमानों के भविष्य का फैसला क्या करेगा। हमारे लिए हमारा परवरदिगार काफी है, लेकिन इस मुल्क की शांति के लिए मुसलमान सिर्फ शांति की दुआ करता है, तुमसे किसी और चीज की तवक्को नहीं करता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण भारत के विभाजन की नींव पैदा किया था। हम दोबारा धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाला आरक्षण मिलेगा, महिलाओं को मिलने वाला आरक्षण मिलेगा। लेकिन कोई मुसलमान ये चाहता है कि मुस्लिम होने के कारण उसको आरक्षण मिले, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हिंदुओं का आरक्षण कभी कोई नहीं ले जा सकता। सारी दुनिया इनके बयानात से समझ चुकी है कि ठाकुर तो गयो, तो अब कई इनके नेता पिलपिले होते हुए नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा ने तो हिंदुओं के मुंह पर एक तरह से थूक दिया, धोखा दे दिया, कह दिया कि काशी और मथुरा में मंदिर बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। जी हाँ, काशी और मथुरा में हमारा इरादा ही नहीं है। अभी कल तक बीजेपी के नेता हिंदुओं को भड़का रहे थे, उनसे वोट की भीख मांग रहे थे, ये चढ़ाते हुए कि मंदिर बनाएंगे मथुरा काशी में। अब जब देख रहे हैं कि ये फेल एजेंडा हो रहा है और हमारी हेट स्पीच की वजह से ठाकुर तो सच में पक्का चला जाएगा, तो अब जेपी नड्डा पलट रहे हैं कि नहीं, मंदिर नहीं बनाएंगे हम। इन तमाम चीजों के बाद मैं बार बार कह रहा हूं, आएगा तो मोदी। मेरे मन में ये बातें हैं, पता है क्यों? क्योंकि ईवीएम का सारा खेल मोदी जी के हाथ में है। बीजेपी के नेता ईवीएम के साथ खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि जो वारदात जनता के सामने आ रही हैं, उन्हीं का हमें पता चल रहा है। जो वारदात सामने ही नहीं आ रही, सोचिए कितना बड़ा खेला हो रहा होगा। यूपी के फर्रुखाबाद का ये वीडियो आप देख चुके होंगे। एक बीजेपी के समर्थक ने 8 वोट डाले। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर 13 मई को वोटिंग हुई। अब इसका एक वीडियो ये देख लीजिए। 8 बार वोट डाला है इसने। इसमें दिखने वाला शख्स प्रधान अनिल ठाकुर का बेटा राजन ठाकुर है। पुलिस ने आईपीसी सेक्शन 171F, 419, 66 आईटी एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व एक्ट धारा 132, 136, 128 के तहत मामला दर्ज किया है। जिस बंदे ने 8 वोट डाले, 8 के 8 बीजेपी को डाले। अब सोचिए, ये तो एक मामला सामने इसलिए आ गया क्योंकि राजन ने खुद वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था।
ऐसे न जाने कितने भाजपाई होंगे जो 1 नहीं 8 नहीं 16 वोट डाल रहे होंगे। तो एक भाजपा का व्यक्ति अगर 8 वोट डाल रहा है तो वैसे भी बीजेपी जीत गई हर जगह। इसलिए मैं कहता हूं आएगा तो मोदी ही, इस तरह से। क्योंकि ये अगर राजन गिरफ्तार हुआ है तो इस वजह से, क्योंकि इसने खुद पोस्ट कर दिया था वीडियो। होश में होता, चालाकी करता दूसरे भाजपाइयों की तरह तो पोस्ट नहीं करता वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं करता। सोचिए, जहां चालाक भाजपाई होंगे वो वीडियो बना नहीं रहे होंगे, वोट 8 वो भी डाल रहे होंगे। अगर 8 डाल सकते हैं तो 16 भी डाल रहे होंगे। तो आएगा तो मोदी ही। जहां जहां ठाकुर के हारने की संभावना है वहां वहां खेल कुछ और हो रहा है। झांसी का एक वीडियो सामने आया है, एक हिंदू महिला वोट डालने गई तो उससे बोला गया कि तुम्हारे नाम का तो वोट पहले ही डल चुका है। इलेक्शन कमीशन मुर्दा हो गए हो, जिंदा होने का एहसास तो दिलाओ। अरे बीजेपी का साथ दे रहे हो तो कम से कम एक्टिंग ही कर लो कि हाँ तुम साथ नहीं दे रहे, कुछ एक्शन रिएक्शन तो दो। सुनिए। क्या नाम है माता जी आपका? कहाँ रहती हैं? मचपटिया, बड़ा गाँव। बड़ा गांव में। आज क्या हुआ? आज वोट डालने नहीं दिया, मैं आई वोट डालने। हाँ, नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे आपकी डाल चुका है कोई। वोट डल चुका है आपका? और आपने वोट नहीं डाला है? नहीं डाला। आपने जानकारी क्यों नहीं डाला? क्यों? आपका कौन डाल गया पता है कुछ? यूपी के बांदा का वीडियो देखिए। शैंकी पैंकी यानी चिंकी मिंकी यानी ओंगे पोंगे की हालत इतनी खराब है कि दिन रात उनको ये मीम नजर आ रहा है। ठाकुर काम से कियो। हाँ, ये नजर आ रहा है। बौखलाहट है, इनके कार्यकर्ता पगलाए हुए हैं। ये तस्वीर यूपी के बांदा की। बीजेपी का कार्यकर्ता वार्ड में जहां चुनाव हो रहा है, जहां वोट पड़ रहे हैं, वहां पूरी लिस्ट लेके खड़ा है। वहां लोगों को समझा रहा है, दिखा रहा है, दबाव बना रहा है। पुलिस प्रशासन वहां मौजूद है। मुस्लिम महिलाओं को भी कह रहा है और दूसरे लोगों को कह रहा है कि कैसे वोट डालना है और किस पर वोट डालना है। प्रॉपर दबाव बना रहा है कि भाजपा को वोट डालना है। बांदा पुलिस ने इस वीडियो पर ट्वीट किया है कि बूथ प्रभारी द्वारा एजेंट को बैठा लिया गया है, मतदान निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से चल रहा है। फिर एक और ट्वीट किया, बूथ प्रभारी द्वारा एजेंट को बैठा लिया गया तथा उस पर आवश्यक विविध कार्यवाही की जा रही है। मतदान निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से चल रहा है। अब यूपी पुलिस का क्या आप भरोसा करेंगे, वो आपके ऊपर है। आइए अब आगे चलते हैं। यूपी के रायबरेली में भाजपा की खुली गुंडागर्दी तो हर जगह नजर आ रही है। यहां भी देख लीजिए खुली गुंडागर्दी। बीजेपी के नेता के कार्यकर्ता मवाली पहुंचते हैं कांग्रेस के बूथ पर जहां पर्ची बांटी जाती है और तमाम पर्चियों को, पेपर को, बॉक्स को उड़ा कर ले गए धमकी देते हुए। चुनाव तो ही ना हो रहा है, मजाक हो रहा है, मजाक। सुनिए। सर, हम लोग जो है कि पर्ची काट रहे थे और वो लोग आए 10-12 लोग और हमारे लोगों से छीन गया। बोले ये गलत हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, और छीन के लेके चले गए। आपको किसका बस्ता मिला था? 312 का। 312 किस पार्टी से? कांग्रेस से। कौन से पार्टी के लोग आए थे यहाँ? बीजेपी के। कौन आया था? अवधेश सिंह और एक कौन। ये अवधेश सिंह कौन है? अभी तो दिनेश अनालसी के भाई और उसका लड़का। तो जब वो आए तो क्या किए वो? वो लोग आए यहाँ, अचानक आए 4-5 गाड़ी से और लिस्ट यहाँ पर्ची काटी जा रही थी। हाँ? और पर्ची उठाकर तुरंत झोला भरे, फाड़ दिया, पूरा बस्ता उठा लिया और धमकी भी दिया, कहे अभी गोली चल जाएगी, ये होगा। उधर यूपी के बलिया में, अब बलिया ले चलूं तो बलिया में बीजेपी के प्रत्याशी नीरज शेखर महिलाओं को साड़ी बांट रहे हैं। आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है। वोट खरीद रहे हैं, देखिए। अब इस वीडियो को जब सोशल मीडिया पर वायरल किया गया तो बलिया पुलिस ने कमेंट किया कि जी वीडियो का संज्ञान लिया गया है और एसडीएम सदर सीईओ
सिटी और एफएसटी टीम के द्वारा प्रकरण जांच की जा रही है। जांच पूरी होते ही नियम अनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब यूपी पुलिस क्या ही कार्रवाई करेगी भाजपाइयों के खिलाफ, यह आपको भी पता है और हमको भी पता है। ये सब नौटंकी है, सब मिले हुए। आइए थोड़ा टॉपिक और थोड़ा मूड भी चेंज कर देते हैं। इल्जाम मुसलमानों पर लगता है गद्दारी का, लेकिन असल गद्दार बहुसंख्यक समाज के अंदर आपको एक से बढ़कर एक मिलेगा। जो इल्जाम मुसलमानों पर लगाए जाते हैं असल में 99% वो वही मिलेंगे जिस समाज के द्वारा इल्जाम मुसलमान पर आता है। इस शख्स को देख लीजिए, ये देश का हिंदू गद्दार है, सनातनी गद्दार है, सनातन धर्म से जिसका ताल्लुक है। यूपी की एसटीएफ ने पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के लिए जासूस पिपराइच गोरखपुर निवासी राम सिंह को गिरफ्तार करने का दावा किया है। यह नौसेना की गोपनीय सीक्रेट डिटेल आईएसआई को लीक कर रहा था। आरोपी राम सिंह गोवा शिपयार्ड नेवल बेस में पार्ट टाइम वर्कर है। यह हिंदू जिसका नाम राम सिंह है, हिंदू व्यक्ति राम सिंह, राम नाम का ये गद्दार देश की जानकारियां, नेवी की डिटेल, ये राम सिंह, जी हां राम सिंह, जी हां फिर बोलूंगा राम सिंह, फिर बोलूंगा राम सिंह, फिर बोलूंगा राम सिंह। क्योंकि अगर ये राम सिंह की जगह मान लीजिए रजाई होता तो गोदी मीडिया ठीक ऐसे ही चीखता जैसे मैं चीख रहा हूं। खबर कम नाम ज्यादा लेता तो जैसे को तैसा हम देंगे, क्योंकि नाम मेरा रजा है और गोदी मीडिया की अपन सजा है। दोस्तों जैसे को तैसा गिरफ्तार यूपी एटीएस ने कर लिया है। कई सारी डिटेल मिल चुकी है। आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था, पाकिस्तान को हमारी नेवी की सीक्रेट जानकारियां भेज चुका है। इसके मोबाइल के अंदर से कई सारी चीजें ऐसे सबूत मिल चुके हैं। लेकिन गद्दारी का इल्जाम लगता है मुसलमानों पर, लेकिन गद्दार निकलता है राम सिंह। इल्जाम हम पर लगता है लेकिन इनके यहां ज्यादा बुरा है। ये देखिए, राजस्थान में पॉक्सो अदालत ने 2023 में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप करने के आरोप में उसी कोयला भट्टी में बलात्कार करके जलाने वाले कालू कलबेलिया और कान्हा कलबेलिया को मौत की सजा सुनाई है। लेकिन गोदी मीडिया हिंदू संगठन के मुंह में इस वक्त ताला लगा हुआ है। बात अगर भाजपा सरकार की करें तो धोखे से, झूठ से, फरेब से बढ़कर यह कुछ नहीं। योगी जी पर भरोसा करके एक आड़ भक्त अपने घर 16 गाय ले आया, क्योंकि योगी जी ने कहा था कि जो एक गाय पालेगा उसको 1500 रुपया दिया जाएगा। अब बेरोजगार अंधभक्त ने ख्वाब देख लिया, एक गाय के महीने के 1500 तो 16 गाय के भाई मैं तो माल हो जाऊंगा। वो बेचारा जाके 16 गाय ले आया। आज वो बता रहा भाई साहब महीनों बीत चुके हैं, 1500 छोड़ो यार, 100 रुपया भी नहीं मिला। और करो योगी जी पर भरोसा। देखा था सर कि योगी जी बोल रहे थे कि एक गाय का 1500 रुपया महीना मिलेगा, ठीक है। तो मैं मतलब 16 गाय लेके गौशाला से आया, बोल रहे थे एक महीने में एक गाय का 1500 रुपया। आज 7 महीना हो गया है, एक पैसा नहीं आया। मतलब अगर मैं बाहर जाता कमा लेता। अब आप रोजगार की उम्मीद में योगी जी की टीवी पर कई बात पर भरोसा किए और एक गाय के बदले वो 1500 रुपया मुआवजा देंगे या मेहनताना देंगे या उसका भोजन पानी का पैसा देंगे। जी। लेकिन हुआ क्या, जरा बताइए, देश को बताइए। सर वही बता रहा हूँ ना कि मैं 16 गाय लेके आया और घर पे बड़ा मेहनत करके मतलब उनको पाला, बाहर भी नहीं गया, जो कमाया उनको खिलाया। अभी मौजूदा है मेरे पास गाय, 8 महीना हो गया, कोई पैसा नहीं आया। एक पैसा नहीं? एक पैसा। क्या गाँव है, क्या जिला है आपका? बल्लीपुर गाँव है हमारा, जिला लखीमपुर है। ये वक्त है सोशल आईना का। जी हाँ, ये लास्ट जो सेक्शन होता है इसको मैं नाम दे रहा हूँ सोशल आईना, ताकि हमारे समाज में जो चल रहा है उससे आप रूबरू हो और थोड़ा सतर्क रहें।
ये भी बहुसंख्यक समाज के अंदर का एक खेल है, और ऐसा नहीं है कि ये मुसलमानों में नहीं है, ऐसा हिंदू मुसलमान हर जगह चल रहा है, क्योंकि ये सोशल इशू है, ये हमारा सामाजिक इशू है, और ये कलयुग है, गंदगी चल रही है इस वक्त, गंद। और ऐसे में सभी लड़के खासकर जानते हैं कि यहाँ वफा की उम्मीद ना करें, जिस्म आसानी से मिल जाते हैं। खूबसूरत जिस्म आपको बड़ी ही मोहब्बत और प्यार से मिल जाएगा, लेकिन वफा, ईमानदारी, लॉयल्टी आपको कहीं नहीं मिलेगी। हालात ऐसे हैं, पहले हुआ करता था शादी अगर किसी से हो गई तो भाई फिर आपकी पत्नी, आपकी धर्मपत्नी आंख उठाकर किसी और की तरफ नहीं देखेगी। लेकिन भाई साहब, यह है स्मार्टफोन का ज़माना, सोशल मीडिया का ज़माना। पति काम में व्यस्त है, पत्नी टाइम कहीं और दे रही है। पति अगर टाइम नहीं दे पा रहा तो पत्नी सब कुछ किसी और को दे रही है। यही चल रहा है। सुनने में अटपटा और बुरा लगेगा, लेकिन हकीकत देखिए यही है। पति अपने हाथ पैर काले कर रहा है, 12 घंटे ऑफिस में ऐसी तैसी करा रहा है, पसीना बहा रहा है, मेहनत कर रहा है, गरीब परिवार से वो ओला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, दुकान पर बैठा है, बड़ा ऑफिसर है कहीं तो वो ज़्यादा काम कर रहा है, वो और उसका लोड है भाई। वो पैसा कमा कर ला रहा है कि घर बाहर सही चले, लेकिन बीवी जो है इधर उधर, ऐसा ही हाल है। मेरे दोस्तों, रिपोर्ट सबक लेने के लिए। फिरोजाबाद में अवैध संबंध। शनिवार को शनिदेव मंदिर के पास खेतों में एक युवक की लाश मिली, जिसकी पहचान जॉनी वल्द सत्यप्रकाश निवासी सरजीवन नगर थाना रामगढ़ के रूप में हुई। मृतक की पत्नी ज्ञानवती ने पति के खोने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वहीं मरने वाले जॉनी के भाई ने कत्ल का शक जताया था, जिसके बाद जब पुलिस ने जांच पड़ताल करी तो पता चला ज्ञानवती देवी किसी और के लिए वासना की देवी बनी हुई थी और उनका बॉयफ्रेंड था। कहीं और मुंह मार रही थी, पति को रास्ते से हटाना था। बॉयफ्रेंड से कहा, बॉयफ्रेंड अपने 4 लोगों के साथ आया और उसके पति को कत्ल कर दिया। फिलहाल वो चारों मर्द हजरात जो थे, जो बॉयफ्रेंड था और बॉयफ्रेंड के साथी थे 4, वो और पत्नी गिरफ्तार है। ये आज माहौल है। ऐसे सड़े हुए समाज में, सड़ी हुई हवा में वफा की उम्मीद क्या ही आप किसी से करेंगे। सतर्क रहिए भैया, सावधान रहिए, दुआओं में याद रखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।